नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली है। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। पूरी दुनिया से शोक संदेश भेजे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में हुआ था, जबकि 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन पर हर तरफ शोक की लहर है। मैं आपको बता दूं कि जो खबर आ रही है, जो संभावना है, वह 28 दिसंबर यानी कल उनका जो है अंतिम संस्कार होना है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है। फिलहाल उन्हें देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन को लोगों की लंबी भीड़ लगी पड़ी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा कई वीवीआईपी नेता और अभिनेता उनके निधन पर शोक जाहिर कर रहे हैं और पूरी दुनिया से शोक संदेश भेजे जा रहे हैं। मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुछ अनसुलझे अनसुने किस्से भी बताने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि देश जब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, मैं बात कर रहा हूँ साल 1992 की, जब देश किसी को भी, पूरी दुनिया को उम्मीद नहीं थी कि भारत अब इन आर्थिक हालातों से, जूझते हालातों से वो उबर पाएगा। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को उस विकट परिस्थिति से उबारा था। मैं आपको बता दूं कि उस समय देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर नरसिम्हा राव थे और राष्ट्रपति जो थे वो आर वेंकट रमन थे। तो मैं आपको बता दूं कि नई सरकार जब बनी थी 92 में, तो उस समय माफ़ कीजिएगा, नरसिम्हा राव को ये समझ में नहीं आ रहा था कि देश को इस विकट परिस्थिति से कैसे उबारा जाए, और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। और राष्ट्रपति से मिलने के बाद राष्ट्रपति ने उन्हें सलाह दी कि एक ऐसे व्यक्ति को देश का वित्त मंत्री बनाया जाए जिसको पूरी दुनिया के वित्तीय विभाग की जानकारी हो। और इसके लिए उन्होंने जो है वेंकट रमन जी ने 2 नामों का सुझाव दिया तत्कालीन प्रधानमंत्री को, और उन्होंने 2 नामों में से एक नाम तय किया डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बनाया था। और मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह, राजनीति से उनका कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन वित्त मंत्री जैसे उन्हें बनाया, उसके बाद उन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जब वो कार्य करना अपना शुरू करे थे और जब उन्होंने पहला बजट पेश किया था, तो उस समय विपक्ष में एनडीए बैठी थी, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी जमकर आलोचना करी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी आलोचना की थी, तो उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहद नाराज हो गए थे और उन्होंने वित्त मंत्री से इस्तीफा देने का पूरा मन बना लिया था। जब ये बात नरसिम्हा राव जी को पता चला, तो उन्होंने पहले तो वो बहुत अधिक परेशान हो गए। परेशान होने के बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि आप उनसे बात कीजिए। उसके बाद वाजपेयी जी उनके घर पे गए और वाजपेयी जी ने उनके घर पर जाकर उन्हें समझाया कि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम ही है आलोचना करना, आप आलोचना से मत घबराइए, आपका जो काम है वो कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया और समझाने के बाद फिर वो उनका मन बदला और उन्होंने फिर वित्त मंत्री से इस्तीफा नहीं दिया। फिर उन्होंने अपना कार्य किया और जो कार्य उन्होंने किया वह कार्य पूरी दुनिया ने देखा। जी हाँ, पूरी दुनिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के, खास करके जो वित्त मंत्रालय जो संभाला था उन्होंने, वित्त मंत्री रहते हुए पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। क्योंकि पूरी दुनिया, मैं खास करके भारत की बात करूं तो भारत पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ चुका था, बेहद उदास नज़र आ रहा था पूरे भारत कि अब इस आर्थिक विकट स्थिति से देश को कैसे उबारा जाए। कोई भी रास्ता जब नहीं दिख रहा था नरसिम्हा राव को, तो तब मनमोहन सिंह ने देश को उस समय आर्थिक स्थिति से उबारा था। इस कह सकते हैं कि उसके बाद अगर
उस समय देश के हालात नहीं सुधरते तो देश गरीबी के उस पैमाने पर पहुंचता जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। आज भारत के हालात कुछ और होते, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो कर दिखाया जिसकी पूरी दुनिया को उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए पूरी दुनिया, जब मनमोहन सिंह कोई काम करते थे तो पूरी दुनिया देखती थी कि वो किस तरीके से काम करते। चूँकि वित्त मंत्रालय रहते हुए आर्थिक मामलों में जितनी समझ डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी वो किसी की नहीं थी। अब तक जो समझ में है हमें, या जो भी लोग जानते हैं राजनीति को या जो मानते हैं, तो वो कहते हैं कि आर्थिक समझ जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से बड़ा आर्थिक सलाहकार कोई नहीं हो सकता। और वाकई वो चीज़ उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने देश को उस समय उस संकट से उबारा है जब पूरी दुनिया से उम्मीद टूट गई थी भारत की। पूरी दुनिया भी यह नहीं सोच पा रही थी कि भारत अब इस हालात से उबर पाएगा। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को उबारा था। उसके बाद राजनीतिक सफ़र उनकी शुरू हुई। मैं आपको बता दूं कि यह बातें जो है आर वेंकट रमन ने अपनी किताब जब मैं राष्ट्रपति था उसमें उन्होंने लिखा था। तो ये इसीलिए यह बात मैंने आपको बताई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, उन्होंने भी अपनी किताब में 2010 में उन्होंने भी अपनी किताब में मनमोहन सिंह की बहुत ही अधिक तारीफ की है। और पूरी किताब में 1400 शब्दों की किताब है। उसमें से मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह का बार बार जिक्र उन्होंने करा है। मैं आपको बता दूं कि बराक ओबामा ने की जो किताब थी, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जब भारत पर हमला हुआ था, भारत के होटलों में हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, इसके अलावा कई आतंकी हमले जब हुए थे 8 में, तब से भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्ते को लेकर मनमोहन सिंह बेहद चिंतित थे। और भारत में जो आतंकवादी हमले हो रहे थे उसकी जांच को लेकर, भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों को लेकर, नाकामियों को लेकर मनमोहन सिंह बेहद चिंतित नज़र आ रहे थे। लेकिन इस मामले में कुछ वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान साथ दे ही नहीं रहा था। तो मनमोहन सिंह करें तो क्या करें। तो बराक ओबामा ने इसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर, आर्थिक मामलों को लेकर भी मनमोहन सिंह की बहुत तारीफ करी है। मैं आपको बता दूं कि बराक ओबामा की किताब द प्रॉमिस लैंड में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है, जिसमें मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो जिक्र हुआ है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही हुआ है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने लिखा है कि जब पूरी दुनिया ने यह उम्मीद छोड़ दिया था कि भारत अब इस विकट आर्थिक स्थिति से उबर पाएगा, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को उबारा है। तो इसलिए उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ उस किताब में बराक ओबामा ने की है। इसके अलावा मैं आपको उनकी और एक राजनीतिक सफ़र के बारे में मैं बता दूं कि 22 मई 2004 को वो भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे। यह एक ऐतिहासिक दिन था वो, जब वो पीएम पद की शपथ ली थी उन्होंने। मैं आपको बता दूं कि उस समय जो है सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और वो सरकार बनाने के लिए लगातार प्रयासरत थी। मैं आपको बता दूं उससे पहले देश में वाजपेयी जी की सरकार थी और लगातार उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो है साइनिंग इंडिया का नारा, एनडीए जो है साइनिंग इंडिया के नारा के साथ वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन उस समय ही सोनिया गांधी ने पूरे देश के कई पार्टियों को एकजुट करा था। उसमें वो अध्यक्ष थी लालू प्रसाद यादव, शरद यादव के अलावा शरद पवार के अलावा कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात करी थी। मुलाकात करने के बाद लालू यादव की तब भी अहम भूमिका थी। मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक गठबंधन बनाया था, कई दलों का मिलाकर सोनिया गांधी ने गठबंधन बनाया था। उसके बाद वो चुनाव में लड़े थे। उस समय नारा था कांग्रेस का हाथ जनता के साथ। यह नारा जो है कांग्रेस का गांव-गांव तक पहुंचा और जो एनडीए का नारा था साइनिंग इंडिया, वो नारा भारी पड़ गया। कांग्रेस का नारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नारा पर भारी पड़ गया और उस समय जो है चुनाव में 2018 सीटें जो है जीत कर आई
कांग्रेस के जितने भी घटक दल शामिल थे वो टोटल सब मिला के 218 सीटें आई थी उस समय यूपीए की, लेकिन एनडीए 181 सीटों पर सिमट गई थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी बेहद नाराज़ थे। मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी उससे पहले 2004 से पहले लगातार 8 साल से जूझ रहे थे कांग्रेस की हालात को सुधारने में। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की हालात उस समय बहुत ही ख़राब हो रही थी और 8 साल से लगातार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। लेकिन 2004 में जो सोनिया गांधी ने रणनीति बनाई, उस रणनीति के तहत वो एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आई। मैं आपको बता दूं कि 2004 में जब यूपीए बहुमत में आई थी तो उस समय सबको लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो सोनिया गांधी बनेंगी, लेकिन सोनिया गांधी ने तब प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। उसके बाद जब यूपीए के घटक दलों की बैठक हुई और बैठक होने के बाद सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिस प्रस्ताव पर सभी ने हामी भर दी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने, पहली बार 13वें प्रधानमंत्री। उसके बाद लगातार वो दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एज ए प्रधानमंत्री बहुत शानदार काम किया देश के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय भी खास करके एनडीए के नेता लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, अलग अलग तरीके के टिप्पणी करते थे और ये कई बार मैं आपको बता दूं कि उनके बोलने को लेकर भी विपक्ष लगातार मीम्स बनाता रहा, आलोचना करता रहा। लेकिन मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब था और वो बहुत कम बोलते थे। मैं आपको बता दूं कि बराक ओबामा ने भी अपने बुक में यह जिक्र करा है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरा दुनिया सुनती है। और वाकई क्योंकि मनमोहन सिंह वो शख्सियत थे, मनमोहन सिंह ने वो करके दिखाया था, इसलिए वो इस तरीके के बात करते थे। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी कई अनसुलझे किस्से मनमोहन सिंह के हैं जो मैं सुनाता रहूँगा तो बहुत वक्त लग जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी लगातार शोक संदेश आ रहे हैं और वही मैं आपको बताते जाऊं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। 7 दिनों की जो है वो देश में शोक मनाई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति भवन का तिरंगा भी जो है वो आधा झुका दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान हर जगह किया जा रहा है, पूरे देश में शोक की लहर है। मैं आपको बताते जाऊं कि 28 दिसंबर यानी कल जो हो सकता है उनका अंतिम संस्कार हो, इसकी तैयारियां की जा रही है। और इस मौके पर भी कई वीवीआईपी नेताओं और अभिनेताओं की पहुंचने की संभावना है। हमारी ओर से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल से श्रद्धांजलि, नमन और सैल्यूट भी जो उन्होंने करा है इस देश के लिए, इसके लिए उन्हें सैल्यूट करता हूँ। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे 3:30 बजे। आप सब भी जुड़िएगा और हम लोग आपस में मिलकर बातचीत करेंगे। फिलहाल बस इतना ही।